बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के जो पहला अध्याय व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। व्यवसाय को पढ़ना और व्यापार को पढ़ा और वाणिज्य को भी हमने पढ़ा और व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण को मुख्य रूप से बांटकर उसके बाद हमने कुछ प्रश्नोत्तरी भी की। आप जब अगले वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पूरे वीडियो समझ में आ जाएंगे कि वास्तव में किस प्रकार से अध्याय चल रहा है और क्या क्या शब्दावली को मैंने समझाया है और क्या क्या शब्दों का मैंने उपयोग कर सरल भाषा के अंदर आपको व्यवसाय की बातों को आपके दिमाग के अंदर सेट करने की कोशिश की है। विद्यार्थी, व्यवसाय की क्रियाओं के वर्गीकरण के अंदर हमने बात की थी, उद्योग की बात की थी और वाणिज्य की बात की थी। उद्योग को हमने प्रमुख 3 रूपों से बांटा था। प्राथमिक उद्योग, मध्यम उद्योग या फिर द्वितीयक उद्योग भी कह सकते हैं। तृतीयक उद्योग को हम सेवा उद्योग भी कह सकते हैं। और वाणिज्य के अंदर हमने व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया को पढ़ा था और तमाम प्रकार की जो चीजें उसके अंदर सम्मिलित है उनके बारे में मैंने बात की थी। फिर मैंने कुछ प्रश्नोत्तरी यहाँ तक करवाई थी। फिर मैंने आपसे बात की थी कि मैं एक अगला वीडियो और बनाऊंगा, उसके अंदर वो लेक्चर समझाऊंगा कि जिसके अंदर वास्तव में व्यवसाय क्या है, व्यापार क्या है और वाणिज्य क्या है। और व्यवसाय की अवधारणा की तो हमने पहले बात कर रखी थी। आज जो हमारा ये जो लेक्चर है ये इसके लिए है कि हमें उद्योग को समझना है, वाणिज्य को समझना है और व्यापार को समझना है। मुख्य रूप से सरल भाषा के अंदर मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि उद्योग का मतलब क्या होता है, वाणिज्य का मतलब क्या होता है और व्यापार का मतलब क्या होता है। व्यापार वाणिज्य का ही एक अंग होता है। जब आप वाणिज्य को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो व्यापार को भी समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, आज मैं उद्योग के बारे में बात करूंगा और कुछ उदाहरण भी दूंगा और वाणिज्य के बारे में भी बात करूंगा और व्यापार के बारे में भी बात करूंगा। उद्योग के अगर हम बारे में बात कहें तो उद्योग का मतलब इंडस्ट्री होता है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अगर हम इसके अंदर बात कहें तो इसे हम इंडस्ट्री कह सकते हैं। अगर वास्तविक और विस्तृत अर्थ में इसका क्या तात्पर्य है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये वो एक आर्थिक क्रिया है। उद्योग के अंदर आर्थिक क्रियाओं से आपका संदर्भ समझ सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के बारे में मैंने बात की थी। किसी धन उपार्जन के लिए जो क्रियाएं की जाती है, धन को अर्जित करने के लिए तमाम प्रकार की जो क्रिया है वो आर्थिक क्रिया होती है। वे आर्थिक क्रिया जिनका संबंध कोई भी वस्तुओं को क्या करना, उपयोगी रूप में बदलना, यानी उन वस्तुओं को उत्पादन करना और उपयोगी रूप में बदलना, उत्पादित कर उन्हें रूप प्रदान करना, इस तमाम प्रकार की जो चीजें होती है ये सब उद्योग के अंदर होती है। किसी चीज का उत्पादन करना, उत्पादन कर उसे एक रूप में परिवर्तित करना, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये उद्योग होता है। और इनमें वस्तुओं का उत्पादन अथवा पशुओं का प्रजनन भी किया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ तात्पर्य प्रजनन से क्या तात्पर्य, जो तमाम प्रकार की जो वनस्पति है, तमाम प्रकार की जो पशु है, जो अपने सदृश्य पशुओं से जब बच्चों का जन्म देते हैं, अपने सदृश्य से बच्चों का जन्म देते हैं, वनस्पति अपने वनस्पतियों से उत्पादित वनस्पतियां प्रदान करवाती है, पेड़ पौधे प्रदान करवाती है और गाय अपने से ही बछड़ा प्रदान करवाती है, भैंस अपने से ही बछड़ा प्रदान करवाती है, मछलियां अपने से ही मछलियां प्रदान करवाती है। जो ऐसा एक प्रजनन रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, आप 10वीं के अंदर विज्ञान में पढ़ चुके होंगे, वो प्रजनन सिस्टम होता है। और तमाम प्रकार की उनको प्रजनन करने के बाद उनका पालन करना, पशुओं का पालन करना, उनकी वनस्पतियों का भी खेती बाड़ी करना और तमाम प्रकार की जो चीजें सब उद्योग के अंदर सम्मिलित रहती है। ये सब जो अर्थ है, ये सब उद्योग का अर्थ है विद्यार्थियों। और इसके अगर व्यापक अर्थ में देखें तो वो एक तमाम प्रकार की जो समान वस्तुओं का उत्पादन और संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो बड़ी बड़ी इकाइयां होती है वो सब उद्योगों के अंदर सम्मिलित रहती है। उन सब इकाइयों को उद्योग कहा जाता है। गौर करें विद्यार्थियों, जैसे अगर हम बात कहें तो बालोतरा के अंदर विभिन्न प्रकार की सूती की मिलें हैं और ऐसी कई प्रकार की जो मिलें, जो इंडस्ट्रीज बालोतरा के अंदर है। हम बालोतरा के अंदर जो घुसते तो किस प्रकार की स्मेल आती है, वो सब उद्योगों की स्मेल होती है। जैसे अगर रुई और कपास से सूती वस्त्र आदि बनाना, ये सब क्या है, सभी इकाइयां हैं और ये इकाइयां उद्योग कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग का तात्पर्य उन वस्तुओं का उत्पादन कर उन्हें एक रूप प्रदान करना। ये सब उद्योग इकाइयों के अंदर जो रूप प्रदान की जाती है ये सब उद्योग के अंदर सम्मिलित रहती है। उन वस्तुओं का उत्पादन अथवा उनका प्रजनन पशुओं का प्रजनन करना एवं पालन करना, संबंधित जो भी क्रियाएं रहती है वो सब उद्योग के अंदर सम्मिलित रहती है विद्यार्थियों। और अगर व्यापक अर्थ के अंदर हम बात कहें तो समान वस्तुओं और संबंधित वस्तुओं को उत्पादित करना, वस्तुओं को उत्पादन में जो भी विभिन्न प्रकार की जो इकाइयां लगी हुई होती है वो समूह के रूप में जो कार्य करती है वो सब उद्योग कहलाती है। उदाहरण के रूप में हमने देखा रुई और कपास से हम सूती के वस्त्र बनाते हैं, आदि बनाते हैं, सभी इकाइयां उद्योग कहलाती है।
तो सरल अर्थ में हम कह सकते हैं कि तमाम प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करें, उनका रूप देना, उन्हें रूप देकर उन्हें परिवर्तित करना, विभिन्न प्रकार के रूप में परिवर्तित करना, वो सब उद्योग कहलाता है। गौर करें विद्यार्थी। अब हम समझेंगे इससे उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध, उद्योग से तात्पर्य उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में बदलना। विद्यार्थियों एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा। यहाँ संसाधन जो रिसोर्स हमारे पास, जो तमाम प्रकार का कच्चा माल उत्पाद हमारे पास उपलब्ध है, जब हम उसे एक नए रूप में ढाल देते हैं, वो सब उद्योग कहलाता है। जैसे कच्चा माल की अगर हम बात करें तो रुई हमारे पास एक कच्चा माल है, कपास हमारे पास एक है, और हम कपास को विभिन्न प्रकार की जब वस्त्रों के अंदर बदल देते हैं, रुई को हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, विभिन्न प्रकार के ऐसे कई सामग्रियों के अंदर जब हम बदल देते हैं, सूती वस्त्रों के अंदर बदल देते हैं, तब वो एक पक्के माल में, यानी कि रॉ मटेरियल होता है, वो पक्के माल में, निर्माणी माल के अंदर बदला जाता है, उसे रूप दिया जाता है, तो वो सब उद्योग कहलाता है। विद्यार्थियों गौर करें। इन तमाम प्रकार की बातों को हम जब बात करेंगे तो ये ऐसी चीजें इसके अंदर सम्मिलित रहती है। तो देखो उन आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य हम धन कमाना होता है। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर उन्हें बेचकर जब हम धन कमाते हैं, वो तमाम प्रकार की बातें जो होती है, वो धन हम कमाते हैं, वो सब इसमें सम्मिलित रहती है। उन आर्थिक क्रियाओं से जिनका संबंध संसाधनों का उपयोगी वस्तुओं में बदलना। कोई भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध, संसाधन का मतलब रिसोर्स होता है जो प्रकृति ने हमें दिया है, वो विभिन्न प्रकार की जो रिसोर्स संसाधन हमारे पास जो उपलब्ध रहते हैं, उनको किसी वस्तुओं के अंदर बदलना। इनमें तमाम प्रकार की वो वस्तुओं का उत्पादन अथवा पशुओं का प्रजनन और पालन करने की संबंधित क्रियाएं भी इसके अंदर, उद्योग के अंदर सम्मिलित रहती है। व्यापक अर्थ से अगर हम देखें तो इसका मतलब है समान वस्तु, जो समान प्रकार की जो वस्तुएं होती है, एक दूसरे से जो समान वस्तुएं होती है, अथवा संबंधित वस्तु जो उससे रिलेटेड वस्तुएं होती है, से उत्पादन में लगी इकाइयां, जो उनको उत्पादित करने में जो इकाइयां लगी हुई थी, बड़ी बड़ी यूनिट्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई होती है, फैक्ट्रियों के समूह लगे होते हैं, वो सब उद्योग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो रुई और कपास से सूती वस्त्र आदि बनाने वाली सभी इकाइयों को उद्योग कहा जाता है। विद्यार्थियों तो यहाँ तक हम उद्योग को समझ पाए। अब हम बात करेंगे वाणिज्य की। वाणिज्य को इंग्लिश के अंदर कॉमर्स बोला जाता है। विद्यार्थियों कॉमर्स बोला जाता है, जिसे हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स, उसके अंदर तमाम प्रकार की चीजें सम्मिलित रहती है। वाणिज्य अपने आप में विस्तृत क्षेत्र है और वाणिज्य के अंदर ही व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। पुनः विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं, वाणिज्य के अंदर व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है और व्यापार ही वाणिज्य का अंग है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार की क्रियाएं की जाती है। अब वाणिज्य का क्षेत्र क्या है कि जब हमने उद्योग के अंदर माल को उत्पादित कर लिया, उन वस्तुओं उनको रूप दे दिया, अब जब हम उन्हें विनिमय के माध्यम से बाजार के अंदर बेचेंगे और बेचने की जो प्रक्रिया है, जो क्रियाएं की जाएगी, वो सब जो उसके बीच में जो बाधाएं उत्पन्न होगी, विभिन्न प्रकार के जब माल का जब हम उत्पादन कर देते हैं विद्यार्थियों, तब उसे हम बाजार के अंदर बेचने हेतु जो भी क्रियाएं करते हैं, उसमें तमाम प्रकार की जो बाधाएं बीच में आती है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए ये सबसे प्रमुख रूप में वाणिज्य काम आता है। और वो बाधाएं कौन कौन सी हो सकती है? वो बाधाएं परिवहन की बाधा हो सकती है। जब माल को उत्पादित कर दिया है तो किसी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो हमें सुलभ करवाने के लिए परिवहन की जरूरत रहेगी। अब जब माल को हमने वहां पहुंचा दिया है और विनिमय कर दिया है, अब विनिमय का मतलब हमने माल के बदले कुछ धन प्राप्त किया है, अब हम कहीं दूर बैठे हैं तो हम धन कैसे प्राप्त करें? वो बैंकिंग की सुविधा हो सकती है। अब माल को उत्पादित कर लिया है तो हम उसे रखें कहाँ? वो गोदाम हो सकता है। अब गोदाम हो सकता है, उस गोदाम के अंदर उसका संभरण करें, उसका कलेक्शन करें, वो सब चीजें, उन सब बाधाओं को दूर करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे परिवहन की प्रक्रिया, बैंकिंग की प्रक्रिया और बीमा जोखिम। अगर माल को उत्पादित कर दिया है और जब हम परिवहन के माध्यम से माल को उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, उसके बीच में क्षतिग्रस्त हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, आग लग सकती है गोदाम में, बाढ़ आ सकती है, और विभिन्न प्रकार की इन जोखिमों को निपटने के लिए जो भी प्रक्रियाएं की जाती है, वो सब प्रक्रिया उन बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रक्रियाएं जो की जाती है, वो सब वाणिज्य के अंदर सम्मिलित रहती है। इसलिए कहा गया है कि विनिमय में आने वाली बाधाओं को ये दूर करती है। वो क्रियाएं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, वो सभी प्रकार की क्रियाएं वाणिज्य में सम्मिलित होती है। अब विनिमय में से क्या तात्पर्य? विनिमय का मतलब यही हुआ कि हम जब माल का उत्पादन करके हम उपभोक्ताओं को पहुंचा रहे हैं, उपभोक्ताओं को दे रहे हैं और उपभोक्ता हमें उसके उपलक्ष्य में हमें उसकी राशि प्रदान करवा रहा है, प्रतिफल दे रहा है, तो इनमें जब तमाम प्रकार की जो बाधाएं आएगी, हम उपभोक्ताओं को माल को किस प्रकार पहुंचाएंगे? परिवहन के माध्यम से पहुंचाएंगे। अब जब उपभोक्ता हमें माल के लिए पैसे देगा, अगर वो हमसे दूर बैठा है तो किसके माध्यम से देगा? बैंकिंग माध्यम से देगा। जब माल को परिवहन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं तो कुछ जोखिम घटना
घटित हो सकती है। घटना घटित ऐसे हो सकती है कि अगर हम माल को किसी गाड़ी के अंदर लोड कर पहुंचा रहे हैं और गाड़ी का बीच में अगर एक्सीडेंट होता है तो माल क्षतिग्रस्त हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो तमाम प्रकार की जो बाधाएं आती है, विनिमय के दौरान जो बाधाएं आती है, इन बाधाओं को दूर करने के लिए जो विस्तृत क्षेत्र में जो खड़ा है वो है एक वाणिज्य, और वाणिज्य के अंदर ही है व्यापार, और व्यापार के अंदर भी व्यापार भी वो कार्य करता है जिसमें तमाम प्रकार की जो बाधाएं आती है उन्हें दूर करता है वो व्यापार है। अगर हम व्यापार को कहीं ना कहीं पढ़ते हैं तो वाणिज्य के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यापार वाणिज्य का अंग होता है। इससे हमें विचलित नहीं होना है, ये उसका भाग ही है। गौर करें विद्यार्थी, विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती है कौन? वाणिज्य की क्रियाएं। व्यापार भी दूर करता है जो वाणिज्य का अंग है। विद्यार्थियों लिख लेना अपनी कॉपी में। अब विद्यार्थियों गौर करें, वस्तुओं का उत्पादन और उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाता है। वस्तुओं का उत्पादन करना, उत्पादन कर जो उत्पादक कौन है? जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। उपभोक्ता कौन है? जो वस्तुओं का उपभोग करता है, जो वस्तुओं को खरीदता है, उन तक पहुंचाना। परिवहन संबंधी बाधाएं दूर होती है। इसमें परिवहन संबंधी मैंने पहले ही आपसे बात कर ली। उत्पादन स्तर से बिक्री स्तर तक ले जाना। आपने जब उत्पादन कर लिया है, उत्पादन कर गोदाम के अंदर रख लिया है, अब आप किसी दुकान के माध्यम से बेच रहे हैं तो बिक्री स्थल आपका दुकान हुआ, वहां तक ले जाना, उस बाधाओं को दूर किया जाता है। संग्रहण यानी कि इसे इकट्ठा करना। भंडारण यानी कि गोदामों के अंदर रखना। समय संबंधी बाधा है, उस समय के उपलक्ष्य के अंदर जो समय यह बहुत बड़ा बाधित करता है कि किस प्रकार आप माल का उत्पादन कर रहे हो, भंडारण कर रहे हो, संग्रह कर रहे हो, उन समय संबंधी बाधाओं को दूर करता है। अतः वाणिज्य वस्तु सेवाओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त यानी कि धन का अर्जन करके विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। इन सब सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करता है, और ये सब चीजें वाणिज्य के अंदर सम्मिलित रहती है। विद्यार्थियों, जो मैंने आपसे सरल भाषा में बात की वही चीजें आपको यहाँ सामने उभर कर सामने आई। विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करता है कौन? वाणिज्य। व्यापार भी दूर करता है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य का अंग है। वस्तुओं के उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में, परिवहन संबंधी बाधाओं में, उत्पादक स्थल से बिक्री स्थल तक पहुंचाने में, संग्रहण में, भंडारण में, समय संबंधी बाधाओं को दूर करने में, अथवा वाणिज्य वस्तु एवं सेवाओं में विनिमय में आने वाली जो व्यक्ति, जो समय, जो वित्त, सूचना संबंधी बाधाओं को ये सब दूर कौन करता है? वाणिज्य दूर करता है। और व्यापार की अगर हम बात करें तो वाणिज्य का ही अंग होता है। विद्यार्थियों गौर करें। अब हम व्यापार को पढ़ेंगे कि व्यापार से हमारा क्या तात्पर्य है। अब इन चीजों को हमने उत्पादन कर लिया, उत्पादन के माध्यम से हमने विद्यार्थियों इसका क्या कर लिया? वाणिज्य के माध्यम से विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर भी कर दिया। तो व्यापार में ही, व्यापार वाणिज्य का अंग है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में भी वो क्रिया की जाएगी जो वाणिज्य में की जाएगी। व्यापार से तात्पर्य किसी भी उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक उपलब्ध करवाना, कोई भी चीज को बिक्री करना। हम किसी वस्तु का उत्पादन करने के बाद, उसे रूप प्रदान करने के बाद हम जब उसकी बिक्री करते हैं, हम उसे जब बेचते हैं, उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, तो अपन कहते हैं ना कि वो क्या कर रहा है? वो व्यापार कर रहा है। वो किसका व्यापार करता है? हम व्यवसाय कहते हैं, तो व्यवसाय एक विस्तृत अर्थ हो जाता है। बिजनेस अगर हम बात करें तो वो विस्तृत अर्थ हो जाता है। अगर हम कहीं ना कहीं किसी वस्तु को बेच रहे हैं, वस्तु को बिक्री कर रहे हैं, तो वो व्यापार कहलाएगा। हर छोटी छोटी चीजों को समझने का प्रयास करें, जैसे बिक्री करना, हस्तांतरण करना अथवा विनिमय से है। अब देखो, विनिमय से में बाधा जो आ रही है वो सब जब दूर हो रही है, वो तो सब वाणिज्य के अंदर आ जाएगी, क्योंकि वाणिज्य विस्तृत क्षेत्र है और वाणिज्य का ही व्यापार भाग है। इसलिए मैंने इसको अलग वीडियो बना के, अलग लेक्चर बना के आपके सामने रखा, ताकि आपके दिमाग से जो भी भ्रांतियां हैं वाणिज्य व्यापार के अंदर और उद्योग के अंदर सब दूर हो जाए। देखो, बिक्री करना, कोई भी वस्तु जब उत्पादित हो गई है, उसे रूप प्रदान किया गया, जब हम उसकी बिक्री कर रहे हैं, उपभोक्ता तक उसे बेच रहे हैं, उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, उपभोक्ता को सुलभ करवा रहे हैं, उपभोक्ता वस्तु का उपभोग कर पा रहा है, तो ये सब व्यापार के अंदर सम्मिलित रहती है। बिक्री करना, गौर करें, हस्तांतरण, ट्रांसफर करना, अब हम उसे अपने दुकान से उसे हस्तांतरण कर उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, और उस विनिमय के माध्यम से, विनिमय है कि वो उपभोक्ता हमें कुछ प्रतिफल दे रहा है उस वस्तु के बदले, तो ये सब व्यापार से है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता को उपलब्ध करवाता है, और ये ही व्यापार कहलाता है। व्यापार व्यक्ति अर्थात उत्पादक अथवा उपभोक्ता संबंधी बाधाओं को दूर करता है। व्यापार व्यक्ति, अब व्यापार व्यक्ति अर्थात व्यक्ति कौन हुआ? उत्पादक हुआ। उत्पादक जो कर रहा है वो व्यक्ति ही है, और उपभोक्ताओं, उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में जो भी बाधाएं आ रही है उन्हें दूर कर रहा है। वो दूर करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और वाणिज्य के अंदर मैंने आपको सिखाया था, वाणिज्य विनिमय में आने वाली तमाम प्रकार की बाधाओं को दूर करता है और व्यापार भी दूर करता है। तो देखो, यहाँ बात वो सामने वापिस आ गई कि व्यापार भी
उस व्यक्तियों की बाधाओं को दूर करता है जो उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता होते हैं, उनके बीच की कड़ी को दूर करता है। जब एक उत्पादक उपभोक्ताओं को माल बेचता है और उपभोक्ता उस माल के पैसे चुकाता है, तमाम प्रकार की जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया की जाती है सब व्यापार में सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य का अंग है। दूर करता है। व्यापार की अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है। अगर व्यापार नहीं है तो आप बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं कर सकते। आप उद्योग के माध्यम से आपने बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन तो कर दिया, कोई नहीं, उत्पादन हो गया है, मगर उस उत्पादन का करोगे क्या? आपने तमाम प्रकार की फैक्ट्री समूह इकाइयों में सूती के वस्त्र उत्पादित कर लिए, या बहुत ही बड़े ओरिएंट के पंखे उत्पादित कर लिए, या विभिन्न प्रकार के इन पेनों को, मार्करों को उत्पादित कर लिया, मगर जब व्यापार ही नहीं है, जब ट्रेड ही नहीं है, तो आप किस माध्यम से आप उपभोक्ताओं तक उसे बेच पाओगे, उसकी बिक्री कैसे करोगे? इसलिए अगर आपने उत्पादित वस्तु कर भी ली है उद्योग के माध्यम से, मगर व्यापार का होना जरूरी है। और ये व्यापार उन तमाम प्रकार के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। विद्यार्थियों गौर करें। अब व्यापार कितने रूपों में होता है? तो व्यापार आंतरिक व्यापार हो सकता है और बाह्य व्यापार हो सकता है। अब मैं आपको आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार को समझाऊंगा। विद्यार्थियों गौर करें। आंतरिक व्यापार से हमारा क्या तात्पर्य? आंतरिक व्यापार से तात्पर्य है कि एक ही देश के भीतर जब हम माल का खरीद करते हैं, माल को बेचते हैं, अब वो माल बड़े पैमाने पर जब बेचा जाता है तब थोक व्यापार कहा जाता है, छोटे पैमाने पर जब बेचा जाता है तो फुटकर व्यापार कहा जाता है। अब एक देश के भीतर, विद्यार्थी गौर करें, देश के भीतर ही जब हम माल को बेच रहे हैं या माल को खरीद रहे हैं तो वो आंतरिक व्यापार कहलाता है, देश के भीतर। अब जैसे कि अगर मैं बात कहूं तो हम जब मंडी में कोई चीज खरीदने जाते हैं, बाड़मेर की हम मंडी में जैसे चीज खरीदने जाते हैं तो ये एक थोक व्यापारी कहलाते हैं। और वही चीज जब वो ये छोटे छोटे व्यापारी जब बाड़मेर की मार्केट के जो है स्टेशन रोड वाली मार्केट है, यहाँ से जब ये व्यापारी मंडी से सामान लाकर हमें बेचते हैं तो ये फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। और ये देश के भीतर ही जब जो क्रिया की जाती है इसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। एक देश के भीतर जब क्रय करना और बेचना बड़े पैमाने पर जब बेचा जाता है, जैसे कि हम मंडी में जाकर कुछ चीज खरीद रहे हैं तो वहां के वो थोक व्यापारी है, और हम यहीं स्टेशन रोड वाली मार्केट से कुछ चीजें खरीद रहे हैं तो ये फुटकर व्यापारी है। ये फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों से माल खरीदकर हम उपभोक्ताओं को बेचते हैं। अब जब हम सीधा मंडी में जाकर खरीद रहे हैं तो हम थोक व्यापारियों से खरीद रहे हैं। जब हम स्टेशन रोड वाली मार्केट में जाकर खरीद रहे हैं तो ये हम फुटकर व्यापारियों से खरीद रहे हैं। ये आंतरिक व्यापार कहलाता है। बाह्य व्यापार, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। विद्यार्थी गौर करें, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे बाह्य व्यापार कहा जाता है। जब ये एक देश दूसरे देश से माल को खरीदता है तो ये आयात होगा। विद्यार्थी गौर करें, इसे मैं समझाता हूं। जैसे कि ये इंडिया है और ये अमेरिका है। अब इंडिया अमेरिका से माल खरीद रहा है, अब यहां से माल आ रहा है भारत की तरफ, तो इंडिया में ये आया है तो ये होगा आयात। जब इंडिया अमेरिका को माल दे रहा है, यानी कि इंडिया से माल अमेरिका में जा रहा है, तो ये क्या होगा? जा रहा है यानी कि निर्यात। ये क्या होगा? निर्यात। विद्यार्थियों गौर करें, आयात का मतलब है इंपोर्ट होना, इम यानी कि अंदर आना, और ये बाहर जाना, एक्सपोर्ट होना। इंडिया से बाहर जा रहा है तो निर्यात को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपोर्ट। विद्यार्थी गौर करें, इन शब्दावलियों को समझने का प्रयास करें। जब भारत अमेरिका से माल को अपने देश के अंदर ले रहा है, यानी कि भारत के अंदर माल आ रहा है, तो ये इंपोर्ट हो रहा है, यानी आयात। जब भारत अपने माल को अमेरिका को बेच रहा है, यानी अमेरिका के अंदर जा रहा है, तो दूसरे देश में जब जा रहा है तो ये होगा निर्यात। निर्यात को बोलते हैं एक्सपोर्ट। अंदर आना इन होना, इनको हम बोलेंगे इंपोर्ट। बाहर जाना तो एक्सपोर्ट। तो ये चीज है बाह्य व्यापार और ये है आंतरिक व्यापार। तो विद्यार्थियों, हमने आज जो हमारे इस लेक्चर के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग को समझा विस्तृत अर्थ में, और वाणिज्य को समझा और व्यापार को समझा। अब इसके बाद में उद्योग के बारे में, जब मैं उद्योग को खोलकर प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग की मैंने बात की, उसके अंदर निष्कर्षण की बात की थी, और तमाम प्रकार की ऐसी चीजों की मैंने निर्माण की जब मैंने बात की, जननी की बात की, और भी कई ऐसी मैंने बातें की, सेवा क्षेत्र की, बीमा, परिवहन, इनको भी मैं अगले वीडियो में विस्तृत अर्थ में बताने का प्रयास करूंगा। पहला अध्याय में खंडों के अंदर छोटे छोटे वीडियो बनाकर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। फिर इसके बाद जब आपके दिमाग में एक बार चीजें समझ में आ जाएगी, फिर हम व्यवसाय अध्ययन को और विस्तृत अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। ये अपनी कॉपी में उतार लेना ताकि आपके भविष्य में आपको बहुत इसका फायदा मिल सके।